दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, पिछले 4 सालों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। अब यूक्रेन का युद्ध कहना तो इसको बेकार ही है मेरी समझ में। यूक्रेन तो मोहरा है। युद्ध तो नाटो के कंट्रीज के साथ हो रहा है, 30-32 कंट्री जो वो हैं, और यूरोपियन यूनियन की देश हैं, उनके साथ रूस का युद्ध हो रहा है। ये सही बात है कि ये युद्ध यूक्रेन की भूमि पर लड़ा जा रहा है। और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान किसी को होने वाला है तो वो यूक्रेन को ही होगा, क्योंकि यूक्रेन में सारा विनाश ही विनाश हो रहा है। कहीं डैम टूट गया है, कहीं सड़कें खत्म हो गई है, बिल्डिंगें तो सब धराशायी हो गई है। मतलब एक तरह का मरकट पैदा हो गया है यूक्रेन में। कई पूरी 20-25 परसेंट जमीन पे रूस ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से इसराइल और हमास, मतलब फिलिस्तीन, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें गाजा तो बिल्कुल साफ हो गया। एक भी, मेरी समझ में सारे खंडर ही खंडर हैं, वहां कोई बिल्डिंग बची ही नहीं है। और वहां से 45-50 लाख हजार लोगों की मृत्यु हो गई। और अ, बहुत लोग वहां से विस्थापित हुए। इतने ज्यादा लोग विस्थापित हुए कि उसका मैं कोई आंकड़ा नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, उस युद्ध में भी लेबनान के साथ भी वो युद्ध हुआ। लेबनान में मतलब जो हिजबुल्ला था, एक ग्रुप जो था वहाँ हिजबुल्ला, उसके साथ भी लड़ाई हुई। और हिजबुल्ला को भी इन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया। हूती के साथ भी लड़ाई हुई, लेकिन हूती का ये ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और ईरान से जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसमें ईरान के कुछ बड़े नेताओं को मारा गया, मिलिट्री पर्सन्स को भी मारा उन्होंने। वो तो टारगेटेड मारा। लेकिन युद्ध में ईरान ने जो अपनी मिसाइलें हाइफा शहर पे और तेल अबीब पे और उन सारे जगह इसराइल में डाली, जो मुख्य मुख्य स्थान थे। इवन नौसार, ये जो का जो ग्रुप, ये जासूसी का जो बड़ा अड्डा है, उसके ऊपर भी उन्होंने उनकी बिल्डिंग भी गिर धराशायी कर दी। तो इस तरह से वो युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका ने ब्लास्टर बॉम्ब वहां से जो है भेजा, हवाई जहाज के माध्यम से, और ईरान में ले जाकर डाला। उनके डालने का पर्पस तो ये था कि वो एक यूरेनियम को खत्म करना चाहते थे, इनरिच यूरेनियम जो उनके पास है, ईरान के पास। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर कतर पे भी हमला किया ईरान ने, और उस बॉम्ब का बदला लिया। लेकिन ट्रम्प साहब ने उस समय थोड़ी अकलमंदी दिखाते हुए कहना चाहिए कि वो युद्ध 12 दिन में ही रुकवा दिया। इसराइल इसराइल तो गिड़गिड़ाया अमेरिका के पास जाके कि मैं मर जाऊंगा, नहीं तो ये तो मेरे सब कुछ खत्म कर देंगे। तो वो फिर युद्ध बंदी हुई। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि अभी फिर ईरान और ट्रम्प, मतलब अमेरिका के आमने सामने हैं। उधर वेनेजुएला इन्होंने अपहरण कर लिया, वहाँ के प्रेसिडेंट का, अमेरिका ने। और ये सब चीजें होती हुई सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है, वॉच कर रही है। लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा है। कोई भी, मतलब पहले कभी इस तरह की बात 1990 के पहले इस तरह की लड़ाइयाँ पहले भी होती थी। और पहले भी ये सारी बातें सामने आई थी। अ, कोरिया का युद्ध भी हुआ, वियतनाम के युद्ध भी हुए, अफगानिस्तान में भी युद्ध हुआ। अफगानिस्तान में रूस भी घुसा, फिर अमेरिका भी गया वहां पर। ये सारी चीजें हुई। लेकिन उस समय एक अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में पड़ती थी। कई जगह अपने सुरक्षा सैनिक भी भेजे, शांति सेना भी भेजी, जो सब देशों से मिलाकर के बनी हुई थी। और वो वहां पर जाकर के युद्ध रुकवाती थी, शांति करवाती थी। लेकिन इस युद्ध में पिछले 3-4 साल से लगातार हम देख रहे हैं, दोनों जगह पर न तो कोई शांति वार्ता हो रही है, न कोई शांति सेना जा रही है का हस्तक्षेप हो रहा है।
न कोई उसको रोक रहा है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था अब समाप्त हो गई है, उसका अस्तित्व नहीं रहा है? या लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं नहीं, वो तो अस्तित्व तो है लेकिन कमजोर बहुत है, उसके पास वो कोई अ, अ, हथियार नहीं है कि जिससे वो इंटरफेरेंस करके युद्धों को रुकवा सके, क्योंकि उनके पास अपनी सेना नहीं है। दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो पावर है 5 देशों को, वो किसी भी फैसले पर, सुरक्षा परिषद में किसी भी फैसले पर पहुंचने ही नहीं देते। जिसके भी खिलाफ उसको लगता है कि मेरे हितों के ये खिलाफ है, वो वीटो कर देता है, और वीटो कर देने से वो रुक जाता है, वहां फैसला यूनिवर्सली लेना पड़ता है। तब सवाल उठता है कि फिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ किस चिड़िया का नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई फैसला ही नहीं ले सकते हैं तो कोई शांति, और इसके बनाने का उद्देश्य तो यही था ना कि विश्व में शांति स्थापित हो और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम नहीं बढ़ें। अगर ये संस्था नहीं होती तो अब तक तीसरा विश्व युद्ध हो चुका होता। लेकिन ये है, इसीलिए इसकी मान्यता है कि ये इसने कई जगह तीसरा विश्व युद्ध तक पहुंचने के पहले ही हस्तक्षेप करके उस युद्ध को रुकवा दिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट में ही थोड़ा फर्क है। मतलब जो 5 जो देश, ये 1945 के बाद बना, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और तीसरा विश्व युद्ध न हो, इसी के लिए बनाया गया। और इसलिए बनाया गया कि जो ये ताकतवर देश थे, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, इन लोगों ने अपनी सुरक्षा करने के लिए कि हमारे पे कोई हमला न कर दे, हमें कोई प्रताड़ित ना करे, उसके लिए ये बनाया। और इसीलिए वो वीटो पावर इन 5 देशों को के पास है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग बना, ये मानवाधिकार फेडरेशन, वो जो उनका चार्टर बना, और उसके बाद महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक कार्यक्रम चला। उससे काफी लाभ हुए। यूनिसेफ में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी काफी काम चल हुए, कई सेमिनार्स हुई, कई देशों को उससे सहयोग मिला, सहायता मिली, और वहां पर ये लिटरेसी प्रोग्राम और ये सब चले, कई टीकाकरण के प्रोग्राम भी चले। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में ये बहुत ही मुश्किल है। यूएनओ बिल्कुल शिथिल, निष्क्रिय होके बैठा है। वो कोई किसी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रहा है दोनों इन सारे युद्धों को रुकवाने में। ये बड़ी गड़बड़ भूमिका है। हमारा मानना ये है, बल्कि हमारा मानना क्या है, ये 1950 में ही डॉक्टर लोहिया ने ये बात कह दी थी कि ये जो यूएनओ बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उस समय की मजबूरियां थी कि इसको वीटो पावर दे करके भी सबको इकट्ठा करना था। लेकिन उन्होंने उसी समय ये बात कह दी थी कि ये जो यूएनओ बना है, ये गैर बराबरी खत्म करने वाला नहीं है, ये देशों के बीच में गैर बराबरी बढ़ाएगा और इसका अंजाम अच्छा नहीं हो। उन्होंने कहा था कि वीटो पावर की तो जरूरत ही नहीं है। वीटो पावर देना मतलब अपने खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनने जैसा है। तो उनका ये स्पष्ट मानना था कि वीटो पावर तो किसी को नहीं मिलनी। और उनका ये भी मानना था कि एक विश्व सरकार बने। वो विश्व सरकार ऐसी नहीं कि सत्ता प्राप्ति के लिए विश्व सरकार हो, बल्कि इसलिए कि वो एक बैलेंस बना सके, सभी लोगों की, सभी सदस्यों की कंप्लेंट सुन सके, उसका हल निकाल सके। एक संसद हो जिसमें ये सारी बातें हों, और उससे बातचीत से, संवाद से इन प्रश्नों का हल निकले। उनका सीधा सवाल था कि क्या दुनिया हमेशा युद्ध के डर से में जीती रहेगी? क्या कुछ शक्तिशाली देश पूरी मानवता की किस्मत तय करते रहेंगे?
और क्या छोटे देशों के लिए न्याय सिर्फ एक सपना ही रहेगा? क्या उनका कोई सम्मान नहीं रहेगा? दोस्तों, अगर छोटे देशों की सार्वभौमिकता खत्म होती है तो बड़े देश भी जीवित नहीं रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने दशकों पहले मतलब 1950 के दशक में ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि विश्व सरकार और वैश्विक लोकतंत्र बनना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, बालिक मताधिकार के अनुसार होना चाहिए। जितने जिसकी संख्या है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लोहिया सिर्फ भारत के समाजवादी नेता नहीं थे, बल्कि वे वैश्विक राजनीति के लोकतांत्रिक दिशा देने वाले विचारक थे। उनका मानना था कि जब तक दुनिया राष्ट्र राज्यों की शक्ति राजनीति में बटी रहेगी, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होंगे और छोटे देशों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संरचना की गहरी आलोचना की। उनका कहना था कि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वैश्विक लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। कुछ शक्तिशाली देश अपने हितों के विरुद्ध किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं जिसमें छोटे देशों की आवाज दब जाती है और न्याय अधूरा रह। लोहिया का स्पष्ट तर्क था कि वैश्विक शांति शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक वैश्विक शासन से संभव है। इसलिए उन्होंने विश्व सरकार की अवधारणा रखी। लेकिन उनका विश्व सरकार का विचार किसी केंद्रीकृत साम्राज्य का नहीं था। वे एक लोकतांत्रिक विश्व संसद, सीमित लेकिन प्रभावी वैश्विक सरकार चाहते थे जो युद्ध रोक सके, मानव अधिकारों के हनन को रोक सके, मानव अधिकारों की रक्षा कर सके और छोटे देशों की सुरक्षा कर। आज की दुनिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय युद्ध, परमाणु हथियारों का खतरा और जलवायु संकट जैसे मुद्दे वैश्विक समाधान की मांग करते हैं। लेकिन वैश्विक संस्थाएं अक्सर शक्ति राजनीति में उलझी दिखाई देती है। दोस्तों, ये जो पर्यावरणीय मामला है, ये भी 1950 में ही डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन किया था। बल्कि गंगा की सफाई के बारे में की आवाज उन्होंने उठाई थी, हिमालय बचाओ की आवाज उठाई थी, जंगल बचाने की आवाज उन्होंने उठाई थी। तो ये डॉक्टर लोहिया का ही करिश्मा था। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, तो आज हमको इस संकट से गुजरना पड़ रहा है। ये लोहिया का विचार फिर प्रासंगिक हो जाता है। क्या संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाकर वीटो पावर समाप्त करनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण फैसले 2/3 बहुमत के लिए जाने चाहिए ताकि सब देशों की आवाज सुनी जा सके? सुरक्षा परिषद का विस्तार, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना, ये कोई सब लोग मानते हैं कि ये एक हल है। लेकिन हम जो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, या हम जो समाजवादी लोग हैं, हम इसको बिल्कुल भी सिरे से नकारते हैं। क्योंकि जो जिनको आज 5 जनों को वीटो पावर है, कल 10 को और 5 को और मिल जाएगा, मान लीजिए, या 4 को और मिल जाएगा, तो वो 9 देश जो है अपनी सुरक्षा तो कर लेंगे, लेकिन दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। इसलिए वीटो पावर समाप्त करना ही जरूरी, और महत्वपूर्ण फैसले सर्वानुमति से लिए जाएं। और अगर वो संभव नहीं है, टू तो 2/3 मेजोरिटी तो होनी ही चाहिए फैसलों के लिए। वैश्विक वैश्विक संसद की दशा में संस्थागत सुधार हो, युद्ध रोकने और मानवाधिकार लागू करने के लिए मजबूत वैश्विक व्यवस्था चाहिए। ये आज की परिस्थितियों को देखते हुए भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक दुकान तो है, लेकिन उसकी शक्तियां उसमें नहीं है, वो बहुत कमजोर। लोहिया का मानना था कि विश्व सरकार कोई तत्काल राजनीतिक परियोजना नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की दिशा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर दुनिया युद्ध से बचना चाहती है, तो उसे वैश्विक लोकतंत्र की ओर बढ़ना ही होगा। आज सवाल यह नहीं है कि विश्व सरकार संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या मानवता शक्ति राजनीति के रास्ते पर चलकर सुरक्षित रह सकती है। अगर उत्तर नहीं है, तो लोहिया का सपना भविष्य की आवश्यकता बन जाता है। दुनिया शक्ति से नहीं, न्याय से सुरक्षित हो, प्रभुत्व नहीं, वैश्विक लोकतंत्र के स्थायी शांति ही का ही रास्ता है। छोटे देशों की सुरक्षा,
विश्व की शांति की बुनियाद है। वीटो नहीं, बहुमत, यही वैश्विक लोकतंत्र का सिद्धांत है। लोहिया का सपना, युद्ध मुक्त, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक दुनिया। जय जय हिंद भारत दोस्तों। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें एक स्पष्ट दिशा दी है। मतलब ये केवल गपोड़ेबाजी नहीं है, ये इसमें एक स्पष्ट दिशा है कि हमको किधर बढ़ना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत।